नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी आज की एक और बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव सी क्लास में। हम लोग मुख्य तौर पर अपनी क्लास 9th के जो हमारे प्यारे बच्चे उन सभी के साथ बात कर रहे हैं और कक्षा 9th के प्यारे बच्चों के साथ बात करते हुए दोस्तों हम लोग आप सभी के सामने पेश कर रहे हैं ये हमारा उदय बैच। इस उदय बैच के संदर्भ में हम लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स को आपको बहुत ही डिटेल्ड तरीके से पढ़ाते आ रहे हैं और जो हमारा सामाजिक अध्ययन या फिर आप देखते हैं कि जो सोशल साइंस वाला भाग है उसको आप लोग मेरे साथ डिस्कस करते हैं। हम लोग अपनी आज की इस क्लास में दोस्तों आप सभी के सामने जो आपका भूगोल है ना, आप देखते हैं कि सोशल साइंस में आपका भूगोल या फिर जिसे हम लोग ज्योग्राफी भी कहते हैं है ना, उसका एक चैप्टर है जिसका नाम है अपवाह। इस चैप्टर को क्या करेंगे दोस्तों अपनी आज की इस क्लास में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये अध्याय होगा और इस अध्याय के अंतर्गत हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। किसके बारे में दोस्तों? नदियों के बारे में। तो भारत हमारा जो प्यारा भारत देश है एक नदियों वाला देश है। भारत के अंदर ये नदियां कहाँ से शुरू होती हैं, ये नदियां कहाँ से कहाँ तक जाती हैं, इन नदियों की कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, इनकी पूरी की पूरी कहानी को दोस्तों हम लोग अपनी आज के इस क्लास में डिस्कस करेंगे। आपके पेपर के संदर्भ में आप देखते हैं कि ये जो चैप्टर है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत बार आप देखते हैं कि यहां से सवालों को पूछा जाता है। लेट्स बिगिन दी क्लास। स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 1 आप सभी के सामने रख रहे हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले यही डिस्कस करते हैं कि हमारी आज की इस क्लास में आप और मैं क्या पढ़ेंगे। हम लोग सबसे पहले दोस्तों अपनी आज की इस क्लास में अपवाह ये किस चीज का नाम होता है ना, अपवाह का तात्पर्य क्या है दोस्तों, हम लोग अपनी आज की इस क्लास में क्या करेंगे आप सभी के साथ इस बिंदु को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ साथ कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को भी डिस्कस करने वाले हैं। वो क्या कि भारत के अंदर, हमारे प्यारे भारत देश के अंदर है ना, कि हमारे प्यारे भारत देश के अंदर अपवाह तंत्र किस तरीके से कार्यरत होता है इसको भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो अपवाह होता क्या है ये देखेंगे, उसके साथ भारत के अंदर अपवाह तंत्र से क्या तात्पर्य है ये देखेंगे। हमारे प्यारे भारत के अंदर आप देखते हैं कि जो हमारी नदियां होती हैं ना दोस्तों, वो आप देखते हैं कि 2 प्रकार की होती हैं। एक नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, उनकी विशेषताओं को जानेंगे, और कुछ हमारी नदियां होती हैं जो प्रायद्वीप से निकलती हैं। ये प्रायद्वीप क्या है और प्रायद्वीपीय नदियां कौन कौन सी हैं वो भी समझेंगे। हिमालय की नदियों की जब बात की जाती है तो दोस्तों हमें वहां पर दिखती है सिंधु नदी, गंगा नदी और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी। तो इन तीनों नदियों के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, डिटेल्ड तरीके से हर एक बिंदु को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमारी आज की क्लास के सभी महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जो आपके पेपर के संदर्भ में बहुत ज्यादा महत्वपूर्णता रखते हैं। स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले यही समझने की कोशिश करते हैं कि भैया ये अपवाह का मतलब क्या होता है ना। आप देखते हैं कि बहुत बार सीधे ही आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि अपवाह का मतलब क्या होता है, कि अपवाह से क्या तात्पर्य है, इसी को हम लोग समझते हैं। देखिए अपवाह का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपवाह का मतलब होता है कि मुख्य तौर पर जो आपका पानी है, पानी का जो बहना होता है, कि पानी जो आपका फ्लोट करता है ना, पानी जो आपका बहता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, पानी के बहाव को ही हम लोग अपवाह के नाम से जानते हैं। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये जो अपवाह शब्द है ये क्या है कि ये एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। अब नदी तंत्र का मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर आप मुख्य तौर पर देखें, नदी तंत्र का मतलब होता है कि अगर आप लोग देखें कि ये एक महत्वपूर्ण नदी हमें आती हुई दिख रही है, दिख रहा है आपको? जी हाँ। और ये जो नदी है दोस्तों आप देखते हैं कि इस नदी के साथ बहुत सारी इसकी सहायक भी नदियां दिख रही हैं। एक नदी है और उस नदी के साथ आप देखते हैं कि बहुत सारी और छोटी छोटी सहायक नदियां आके मिलती हैं, ठीक है। और ये क्या है दोस्तों, ये अपवाह है ना, कि पानी का बहाव इसमें हमें आता हुआ दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें दोस्तों एक और नदी हमें यहाँ पर दिख रही है और उस नदी के अंदर भी आप देखते हैं कि बहुत सारी सहायक नदियां हमें देखने को मिलती हैं, ठीक। अब यहां पर आप लोग देखते हैं कि दोस्तों एक शब्द आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है जिसे कहा जा रहा है जल विभाजक। अब ये जल विभाजक का मतलब क्या होता है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। भैया जी जल विभाजक का मतलब होता है कि 2 नदियों के बीच का जो आपको क्षेत्र दिख रहा है ना, जहां पर पानी बट रहा होता है, तो जल विभाजक कह रहे हैं। तो अभी हमने सबसे पहले अपवाह शब्द को समझा। अपवाह का मतलब होता है कि पानी का बहना। पानी हमें नदियों में दिखता है, हमारी ये नदियां आपको दिखती हैं कि एक मेन धारा होती है, एक मुख्य धारा होती है, एक बड़ी धारा होती है, और इस बड़ी धारा के साथ आप देखते हैं कि छोटी छोटी धाराएं जुड़ जाती हैं और यही छोटी छोटी धाराएं मिलकर क्या करती हैं, उस बड़ी धारा को और बड़ा कर देती हैं और फिर ये बड़ी धारा क्या करती है, या तो समुद्र में या फिर महासागर में जाकर मिलती है, ठीक है। चलिए तो अभी अपवाह क्या है उसको हमने समझा। अब भारत के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हमारा ये जो अपवाह तंत्र है या फिर ये जो हमारा नदियों का तंत्र है ये किस तरीके से है,
हमारे प्यारे भारत देश के अंदर नदियां किस स्वरूप में हमें देखने को मिलती हैं। अगर आप देखते हैं दोस्तों कि जो हमारा प्यारा भारत देश है ना, यहाँ पर भौगोलिक आकृतियां अलग अलग हैं। हमारे पास पहाड़ भी हैं और आपको मैदानी इलाके भी दिखते हैं। तो भारत के अंदर पहाड़ी इलाकों की नदियां अलग तरीके से हैं और मैदानी क्षेत्र की आप देखते हैं कि नदियों के स्वरूप हमें अलग तरीके से देखने को मिलते हैं। मोटे तौर पर हमने क्या किया है, भारत के अंदर जो नदियां हैं उनको दो भागों में विभाजित किया है। सबसे पहली जो हमारी नदियों का रूप है दोस्तों, उसे हम लोग कहते हैं हिमालय की नदियां, और दूसरा जो हमारे नदियों का रूप है उसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय नदियां। अब हिमालय की नदियां कौन सी होती हैं? हिमालय की नदियां वो नदियां हैं जो आपको पहाड़ों से आती हुई दिखती हैं, है ना। तो वो हमारी नदियां जो पहाड़ों से आती हैं, जैसे आप कौन सी देखते हैं, जैसे आप देखते हैं कि दोस्तों हमारी इंडस या फिर जिसे हम लोग सिंधु नदी के नाम से भी पुकारते हैं। उसी के साथ आप देखते हैं कि दोस्तों हमारी ब्रह्मपुत्र नदी हुई, उसी के साथ आप देखते हैं कि हमारी गंगा नदी हुई। तो ये तीनों नदियां, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी, हमारी हिमालय की नदियां कहलाती हैं। वहीं आप सभी के साथ एक और बताया गया है कि भारत में हमारे पास दूसरे प्रकार की भी नदियां होती हैं जिन्हें हम लोग प्रायद्वीपीय नदियां कहती हैं। सबसे पहले प्रायद्वीप क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं, है ना। यहां पर दोस्तों ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी होगा कि ये आखिर प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है। दो शब्द आपके सामने मैं यहां पर रख रहा हूं दोस्तों, एक को कहा जा रहा है प्रायद्वीप और दूसरे को हम लोग क्या कह रहे हैं दोस्तों, दूसरे को हम लोग कह रहे हैं द्वीप। ठीक है जी, जी हाँ। देखिए प्रायद्वीप का मतलब होता है कि जमीन का ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है, जमीन का ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है। अगर आप भारत के दक्षिण भारत को देखते हैं, अगर आप भारत के दक्षिण भारत को देखते हैं, है ना, अगर आप भारत के दक्षिण भारत को देखते हैं तो आप देखते हैं कि ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। जी हाँ, घिरा हुआ है। इधर अरब सागर है, नीचे आपको इंडियन ओशन दिखता है, हिंद महासागर, और इधर बे ऑफ बंगाल। तो ऐसा भूभाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक हुआ दोस्तों, जी हाँ, जो तीन तरफ से घिरा हुआ इलाका होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप का मतलब क्या होता है दोस्तों? द्वीप का मतलब होता है एक ऐसा भूभाग, एक ऐसी जमीन जो आपको चारों तरफ से पानी से घिरी हुई दिखती है, जिसे अंग्रेजी में हम लोग आइलैंड के नाम से पुकारते हैं। समझ में आया? जी हाँ। तो हमने देखा कि हमारे प्यारे भारत देश के अंतर्गत द्वीप पेपर में पूछा जाता है क्या होते हैं, चार तरफ से जो भूभाग पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं, और आपको दिखता है जो तीन तरफ से पानी से घिरा भूभाग है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। और हमारा जो दक्षिण का भाग है, दक्षिण भारत का, वो एक प्रायद्वीप है। एक तरफ अरब सागर है, हिंद महासागर है और बे ऑफ बंगाल है। अब यहां पर हम देखते हैं कि भारत में हमारी प्रायद्वीपीय नदियां भी हैं, है ना, जो आपको क्या दिखता है दोस्तों, प्रायद्वीप में बहते हुए दिखती हैं। इसमें एक है नर्मदा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी और कावेरी नदी। तो भारत के अंदर जो हमारी नदियां हैं इनको मुख्य तौर पर दो कैटेगरीज में बांटा गया है। एक नदी का जो रूप है वो हिमालय की नदियां या फिर पहाड़ों से आने वाली नदियां हैं, और दूसरी हमारी प्रायद्वीपीय नदियों के तौर पर हम लोग इनको पुकारते हैं। और प्रायद्वीप का मतलब क्या है और द्वीप का मतलब क्या है, हमने आप सभी के सामने इनको डिस्कस किया है। अब दोस्तों पेपर में क्या किया जाता है, आप देखते हैं कि जो हमारी हिमालय की नदियां हैं इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं, और उसी के साथ साथ हमारे साथ प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताओं को भी पूछा जाता है। सबसे पहले हिमालय की नदियों की विशेषताओं को डिस्कस करते हैं। हम देखते हैं कि ये जो हमारी हिमालय की नदियां हैं, आप देखते हैं कि ये अधिकतर 12 होती हैं। 12 का मतलब कि साल के 12 महीने में आप देखते हैं कि इनके अंदर पानी देखने को मिलता है। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों देखने को मिलता है? भाई इनमें साल भर पानी इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि ये बर्फ के पहाड़ों से, आप देखते हैं क्योंकि ये पहाड़ों से आ रही हैं, ये नदियां पहाड़ों से आती हैं, पहाड़ों पर बर्फ होती है, तो साल भर बर्फ पिघलती रहती है। और आप देखते हैं कि इसी वजह से जो हमारी हिमालय से नदियां आ रही हैं, सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, क्योंकि ये पहाड़ी इलाकों से आती हैं, वहां बर्फ पिघलती रहती है, और इसी वजह से आप देखते हैं कि सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में साल के 12 महीने में हमें जल देखने को मिलता है या फिर पानी देखने को मिलता है ना। और हिमालय की जो ये नदियां हैं, सिंधु नदी हुई, ब्रह्मपुत्र नदी हुई, हमारी गंगा नदी हुई, दोस्तों आपको दिखता है कि ये हमारी हिमालय की नदियों के एक रूप में देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि जो हमारी ये हिमालय की नदियां हैं ना, आपको दिखता है कि जब हमारी हिमालय की नदियां बढ़ रही होती हैं, जब हमारी हिमालय की नदियां बह रही होती हैं, अपवाह कर रही होती हैं, तो हम लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों ये नदियां ना पर्वतों को काटकर गार्जों का निर्माण करती हैं। अब गार्जों का मतलब क्या होता है? देखिए ये नदियां इतनी पावरफुल होती हैं, इन नदियों में इतनी ज्यादा शक्ति होती है कि जब पहाड़, आप देखिए यहाँ पर दो पहाड़ है ना, आप देखते हैं कि एक पहाड़ है, बेसिकली नदी का बहाव इतना ज्यादा था, अपवाह इतना ज्यादा था कि वो क्या कर लेती है, वो अपना रास्ता खुद ही बना लेती है ना।
तो आप क्या देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी हिमालय की आने वाली नदियां हैं ना, वो क्या करती हैं, वो पहाड़ों के बीच से ही अपने रास्ते को निर्मित कर लेती हैं। क्या कर लेती हैं? पहाड़ों के बीच से ही अपने रास्ते को निर्मित कर लेती हैं, और इसी को हम लोग गार्जों के नाम से पुकारते हैं, है ना। गार्जो क्या है कि मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि पर्वतों को काटकर जो रास्ता बनाया जाता है नदियों के द्वारा, पहाड़ के बीच से जो रास्ता बनाया जाता है उसे ही हम लोग गार्जो के नाम से पुकारते हैं। और हिमालय की नदियां आपको दिखता है कि ये बहुत लंबे तौर पर गार्जों को बनाती हैं, और हिमालय की नदियों की जो लंबाई है वो बहुत लंबी है ना। आपको दिखता है कि हिमालय पर्वत से शुरू होकर, आप देखते हैं कि हिमालय पर्वत से शुरू होकर ये बहुत लंबी यात्रा कर कर समुद्र में आपको देखने को मिलता है कि गिरती हैं। तो जो हमारी हिमालय की नदियां हैं, साल के 12 महीने इनमें पानी है, क्योंकि बर्फ से पिघल पिघल कर पानी आता रहता है। बहुत लंबी लंबी यात्राएं ये पूरी करती हैं, और बहुत लंबी यात्रा करने के बाद समुद्र में ये मिलती हैं। ये गार्जों का निर्माण करती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं। नदियों, जो ये नदियां हैं हिमालय की, ये गंगा, ब्रह्मपुत्र या फिर हमारी सिंधु नदी, ये पहाड़ों को काट कर रास्ता बनाती हैं, गार्जो बनाती हैं। और उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इन नदियों में, क्योंकि ये आपको दिखता है दोस्तों कि पहाड़ी इलाकों से आ रही होती हैं, है ना, ऊंचाई से आती हैं, ऊंचाई से नीचे की तरफ आती हैं। तो जब ये पहाड़ी क्षेत्रों से मैदानी इलाकों में आती हैं तो वहां पर अपने साथ ये आपको दिखता है कि सिल्ट या फिर बालू को भी लेकर आती हैं, यानी कि मिट्टी को भी आपको इस क्षेत्र में लाती हुई दिखती हैं। तो काफी पावरफुल ये हमारी नदियां होती हैं। साल के 12 महीने इन नदियों के अंतर्गत हमें पानी देखने को मिलता है। कुछ और विशेषताएं हैं हमारी हिमालय की नदियों के संदर्भ में, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि ये जो है हमारी हिमालय की नदियों के बहने का एक स्वरूप हमें दिखाया गया है कि हिमालय की नदियां आखिर कैसे आपको हिमालय पर्वत से, उसके बाद फिर आपको दिखता है कि मैदानी भाग में, और उसके बाद फिर आपको दिखता है कि समुद्र के भाग में आपको आती हुई दिखती है। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। हम देखते हैं कि जो नदी का स्रोत है कि भाई नदी की शुरुआत हो जाती है हिमालय से, है ना, पहाड़ के इलाकों से। उसके बाद फिर आपको दिखता है कि नदी एक धारा में बह रही है। उसके बाद आप देखते हैं कि जब ये मध्य भाग, यानी कि जब ये मैदानी इलाकों में आती है ना, जब हमारी हिमालय की नदियां मैदानी भाग में आती हैं या फिर मध्य भाग में आती हैं, तो आप देखते हैं कि ये जो है ना दोस्तों, इसकी जो धारा होती है ये सांप के स्टाइल की हो जाती है। जैसे सांप बहता है ना, आप देखते हैं कि हिमालय में जब ये बह रही होती है तो एक निश्चित धारा में इसका रूप होता है, लेकिन मैदानी भाग में जिस तरीके से आप देखते हैं कि सांप के तरीके से आप देखते हैं कि इसकी धारा हो जाती है हिमालय की नदी की, और इसी को हम लोग विसर्प के नाम से पुकारते हैं। समझ में आया? जी हाँ, हिमालय की नदियां पहाड़ों से बह रही हैं तो आप देखते हैं कि ये एक निश्चित तौर पर बह रही है, लेकिन जब ये मैदानी भाग में आती है तो उसकी डायरेक्शन एकदम सांप जिस तरीके से चलता है वैसी हो जाती है, और इसको हम लोग विसर्प के नाम से पुकारते हैं। उसी के साथ साथ जब ये और समुद्र के पास जा रही होती है ना, जब मैदानी भाग से आप देखते हैं कि ये और निचले इलाके में जाती है, तो आप देखते हैं कि ये बहुत से गोखुर को बनाती है। अब ये गोखुर झील क्या है दोस्तों, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये गोखुर झील क्या है, इसको बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना होगा। देखिए, आप लोगों ने कहीं ना कहीं भैंस के, गाय के, आप देखते हैं कि पैर को देखा होगा, और जो आपके भैंस और गाय के पैर हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, है ना, जिन्हें हम खुर कहते हैं। देखा है ना आपने? जी हाँ। आप देखते हैं कि जो हमारी हिमालय की नदियां हैं जब वो मैदानी भाग में आती हैं तो वो इस तरीके से अपने डायरेक्शन को बनाती हैं जैसे सांप, जिसे हम लोग विसर्प कह रहे हैं। वहीं जब वो और निचले भाग में आती हैं तो आप देखते हैं कि नदी की धारा से कुछ भाग अलग होकर एक झील बन जाता है। नदी की धारा से कुछ पानी अलग हो जाता है, और ये जो पानी अलग होता है इसकी जो शेप होती है वो खुर के रूप होती है, इसीलिए इसे गोखुर झील कहा जाता है। जैसे खुर होता है ना जानवरों का, वैसे ही आप देखते हैं कि निचली इलाके में आने के बाद जो नदी का पानी था वो धारा से अलग होकर कुछ पानी एक झील में परिवर्तित हो जाता है, और इसी को हम लोग गोखुर झील कहते हैं। और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि फिर ये धारा आगे बढ़ती है, और फिर ये डेल्टा क्या होता है दोस्तों, हम लोग इसको समझाने की कोशिश यहां पर आप सभी के साथ बहुत संतुलित तरीके से करते हैं ताकि आपको समझ में आए। हम देखते हैं कि जो हमारी नदी है वो पहाड़ी क्षेत्र से चलना शुरू हुई, और पहाड़ी क्षेत्र से जब ये चलते हुए नीचे मैदानी भाग में आती है तो आप देखते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो कुछ इस तरीके से हो जाती है ना। मैदानी भाग में आने के बाद जो हमारी नदी थी आप देखते हैं कि वो विसर्प रूप में हो जाती है ना। उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये और निचले भाग में जाती है, तो आप देखते हैं कि नदी की धारा से कुछ पानी अलग हो जाता है, और ये जो है एक प्रकार से आप देखते हैं कि कुछ झीलों को बना लेता है। नदी की धारा से कुछ पानी अलग होकर कुछ झीलें बन जाती हैं, और इन्हीं झीलों को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हीं झीलों को हम लोग गोखुर झील के नाम से पुकारते हैं, है ना। और उसके बाद आप देखते हैं कि यही नदी क्या कर रही होती है, फिर जब समुद्र में मिलती है तो आप देखते हैं
हैं कि ये ना अपने बहुत सारी धाराएं बना लेती है। पहाड़ों से निकली हुई हमारी नदी आपको दिखता है मैदानी भाग में सांप के तरीके से अपनी धारा को बनाती है, जिसे विसर्प कहा, और निचले भाग में आपको दिखता है कि मुख्य धारा से, जो मेन धारा थी, उससे कुछ पानी अलग होकर झील बन जाता है जो खुर के तरीके से होता है, तो इसे गोखुर झील कहा। और उसके बाद जब ये पानी समुद्र में मिल रहा होता है तो आप देखते हैं कि ये डेल्टा को बनाता है। अब ये डेल्टा क्या है ये समझना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जब नदी समुद्र में मिल रही होती है तो उसके बहुत सारे मुंह बन जाते हैं। जैसे आप देखिए कि ये एक नदी है, अब ये नदी बह रही है बह रही है बह रही है और समुद्र में जाते हुए इसकी बहुत सारी धाराएं बन गई। देखिए जैसे मेरा हाथ एक तरीके की नदी है और आप देखते हैं कि समुद्र में गिरते हुए इसकी बहुत सारी धाराएं बन गई, है ना। तो ये क्या है दोस्तों, ये जो है इसको ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा क्या है कि जब आपकी नदी समुद्र में गिर रही होती है और समुद्र में गिरते हुए उसके बहुत सारे मुंह या फिर धाराएं बन जाती हैं, समुद्र में गिरते हुए जब उसकी बहुत सारी मुंह या फिर धाराएं बन जाती हैं, उसी को हम लोग डेल्टा कहते हैं, है ना। तो कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि जो हमारी हिमालय की नदियां होती हैं वो करती हैं। तो मध्य भाग में आते आते आप देखते हैं कि ये विसर्प रूप में हो जाती हैं और निचले भाग में आके ये गोखुर झील बना देती हैं। उसी के साथ आप देखते हैं कि इसके बाद जब ये समुद्र में मिल रही होती हैं तो ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टा क्या है, मुख्य तौर पर आपको समझ में आ गया। डेल्टा का मतलब है कि जब आपकी नदी समुद्र में मिल रही होती है तो इसके बहुत सारे मुंह बन जाते हैं, है ना। आप देखिए जिस तरीके से आप देखिए कि नदी है, इसके अलग अलग मुंह बन गए, तो इसी को हमने क्या कहा दोस्तों, डेल्टा के नाम से पुकारा। तो कुछ इस तरीके से हमारी हिमालय की नदियों की विशेषताएं रही। आगे बढ़ेंगे, अब यहां पर हम लोग डिस्कशन करेंगे प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में कि आखिर हमारी प्रायद्वीपीय नदियों की कहानी किस तरीके से होती है और वो किस तरीके से कार्य करती हैं। अगर हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो हमारी प्रायद्वीपीय नदियां हैं, प्रायद्वीपीय नदी कौन सी हैं दोस्तों, आप सभी को पता है कि हमारे जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो यह है ना, जो तीन तरफ से पानी घिरा होता है उसी को हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और प्रायद्वीपीय नदियों की बात की जाती है तो दोस्तों ये जो नदियां हैं ये मुख्य तौर पर मौसम रूपी नदियां होती हैं, है ना, मौसम रूपी ये नदियां होती हैं। आप देखते हैं कि इन नदियों में अगर बारिश होगी तो पानी देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय नदियों में ये मौसम के आधार पर होती हैं, अगर इस क्षेत्र में बारिश हुई तो इन नदियों में पानी होता है, वरना ये नदियां कमजोर हो जाती हैं, सूखने भी लगती हैं। लेकिन हिमालय की नदियों में तो साल के 12 महीने में पानी होता है। आप देखते हैं कि ये नदियों में जब बारिश नहीं होती तो इनका आकार बहुत छोटा हो जाता है और इनकी धारा भी आपको बहुत कम देखने को मिलती है। बात अगर की जाती है कि जो हमारी हिमालय की नदियां हैं भैया जी वो तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, बहुत लंबा लंबा आप देखते हैं कि सफर तय कर कर समुद्र में मिलती हैं। वहीं जब बात की जाती है प्रायद्वीपीय नदियों की, जैसे नर्मदा हुई, तापी हुई, है ना, ये जो नदियां हैं, जो प्रायद्वीप की नदियां हमें दिखती हैं दोस्तों, आपको दिखता है कि ये आकार में छोटी होती हैं, है ना, बहुत छिछली छिछली मतलब कमजोर होती हैं, बहुत लंबी यात्रा ये तय नहीं करती हैं। और उसी के साथ साथ आपको दिखता है कि दोस्तों ये जो नदियां हैं ये आपको क्या दिखता है दोस्तों, पश्चिम की तरफ बहती हुई दिखती हैं, यानी कि जो पश्चिम दिशा है इस तरफ भी ये वाली नदियां हमें बहती हुई दिखती हैं। इनको भी हम और डिटेल तरीके से आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक हमने आप सभी के साथ जो हमारी अपवाह तंत्र था, अपवाह क्या होता है वो समझा। उसी के साथ साथ हमने ये भी समझा कि भारत के अंदर जो हमारी नदियां हैं वो कितने प्रकार की हैं, हिमालय की नदियां और प्रायद्वीपीय नदियां। फिर हमने देखा कि हिमालय की नदियों की क्या विशेषताएं हैं, साल के 12 महीने पानी, बड़ी बड़ी हैं, ये गार्जों का निर्माण करती हैं, बहुत बड़े लेवल पर बहती हैं और इनमें आप देखते हैं कि बहुत सारा पानी देखने को मिलता है, बहुत लंबी यात्राएं तय करती हैं। फिर हमने प्रायद्वीपीय नदियों को देखा, प्रायद्वीप का मतलब तीन तरफ से ऐसा क्षेत्र जो पानी से घिरा होता है उसे प्रायद्वीप कहते हैं। फिर हमने प्रायद्वीप की नदियों की विशेषताओं को देखा, छोटी होती हैं, मौसम के आधार पर होती हैं, बारिश होगी तो पानी है वरना इनका आकार छोटा हो जाता है और हिमालय की नदियों के मुकाबले ये बहुत कमजोर या फिर आपको छोटी दिखती हैं। अब यहां पर हम लोग डिटेल्ड तरीके से क्या करेंगे दोस्तों, हमारी जो हिमालय की नदियां हैं इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। हिमालय की नदियां बोले तो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, है ना, इनकी पूरी कहानी को हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो भारत की जो हमारी हिमालय की नदियां या फिर जो हमारी पहाड़ों से आने वाली नदियां होती हैं, जो हमारी पहाड़ों से आने वाली नदियां होती हैं, उनको हम लोग यहां पर एक एक कर आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी हमारी हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये बहुत लंबी नदियां होती हैं दोस्तों, बहुत लंबा लंबा आप देखते हैं कि ये सफर तय करती हैं और उसके बाद आपको दिखता है कि ये समुद्र में जाती हैं, तो काफी लंबी इनकी समुद्री यात्रा आपको देखने को मिलती है। और इनके साथ कुछ और सहायक नदियां भी हैं। तो सिंधु नदी की भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं झेलम, चिनाब, रावी, सुतलज,
गंगा की भी आपको बहुत सारी सहायक नदियां दिखेंगी और ब्रह्मपुत्र की भी। तो इन बड़ी नदियों की कुछ सहायक नदियां हैं, जिन सहायक नदियों की वजह से ये नदियां क्या हैं दोस्तों, बहुत बड़ा आकार बना लेती हैं, बहुत बड़ा आकार बनाती हैं और इनका नदी तंत्र भी काफी बड़ा है। इन नदियों का जो नदी तंत्र है या फिर आप देखते हैं कि जो अपवाह तंत्र है वो काफी बड़ा है। तो सबसे पहले बात की जाएगी हिमालय की नदियों की एक सबसे मशहूर नदी के बारे में, जिसे हम लोग सिंधु नदी के नाम से जानते हैं। डिस्कस करेंगे कि ये नदी कहाँ से शुरू होती है, किन किन इलाकों से होते हुए ये समुद्र में मिलती है, कितनी लंबी ये यात्रा तय करती है, इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों नदी का नाम है सिंधु नदी, और सिंधु नदी की अगर बात की जाती है तो दोस्तों आप लोग क्या देखते हैं कि इसकी शुरुआत होती है तिब्बत से, है ना। आप देखते हैं कि भारत के बाहर तिब्बत में आप देखते हैं कि इसकी उद्गम शुरू होता है। तो आप देखते हैं कि जो हमारी जो सिंधु नदी है उसकी शुरुआत कहाँ होती है दोस्तों, आप लोग देखते हैं कि तिब्बत में आप देखते हैं कि मानसरोवर झील के पास, है ना। तिब्बत में जो मानसरोवर झील है वहां से आप लोग देखते हैं कि इसकी शुरुआत हो जाती है और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि ये क्या करती है दोस्तों, पश्चिम दिशा की तरफ बहती है। देखिए 4 दिशा होती हैं, ये क्या कहलाती है दोस्तों, आप देखते हैं कि ये होती है हमारी उत्तर दिशा। इधर क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता है कि ये होता है हमारा पूर्व दिशा। इधर होती है हमारे नीचे की तरफ हमारी दक्षिण दिशा, ठीक है। और इस तरफ कौन सी दिशा होती है दोस्तों, इस तरफ होती है हमारी पश्चिम दिशा या फिर वेस्ट। हम देखते हैं कि जो हमारी सिंधु नदी है इसकी शुरुआत तिब्बत मानसरोवर झील से होती है और फिर ये आपको दिखता है कि ये क्या कर रही है दोस्तों, ये आपको फिर पश्चिम दिशा की तरफ जाती हुई दिखती है और फिर ये समुद्र में जाकर गिरती है। ठीक है जी, यहां की बात हमने देखी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हम देखते हैं कि पश्चिम दिशा की ओर बहना शुरू कर देती है और ये नदी जब भारत में एंट्री करती है तो भारत में जो हमारा जम्मू कश्मीर, भारत के अंदर अगर आप देखते हैं दोस्तों कि ये जो हमारा जम्मू कश्मीर वाला एरिया है ना, वहां से इसकी एंट्री होती है। जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र से आप देखते हैं कि ये हमारे भारत में एंट्री कर जाती है और जब ये भारत के अंदर एंट्री करती है तो ये बहुत सुंदर गार्जों का निर्माण करती है। आप सभी को पता है गार्ज क्या होते हैं, गार्ज का मतलब होता है कि पहाड़ों के बीच से नदी जब अपना रास्ता बनाती है। तो सिंधु नदी मानसरोवर झील तिब्बत से शुरू हुई, उसके बाद फिर ये पश्चिम दिशा की तरफ बहती है, फिर आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत में एंट्री हो जाती है लद्दाख क्षेत्र में और ये यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर जो गार्जे होते हैं खूबसूरत खूबसूरत उनको निर्मित करती है। इसके बाद आप लोग देखते हैं कि ये नदी फिर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। जो सिंधु नदी है आप देखते हैं कि दोस्तों फिर ये आगे बढ़ना शुरू कर देती है और सिंधु नदी फिर आपको दिखता है कि बलूचिस्तान गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र की तरफ बहना शुरू कर देती है। यानी कि आप देखते हैं कि ये पाकिस्तान की तरफ अब बहना शुरू हो जाती है ना। शुरुआत होती है इसकी तिब्बत से, आप देखते हैं कि फिर जम्मू कश्मीर में ये भारत तक पहुंच जाती है लद्दाख, उससे होते हुए फिर हम देखते हैं कि ये सिंधु नदी का पानी कहाँ पहुंच जाता है दोस्तों, आप देखते हैं कि जो सिंधु नदी का पानी है ना, ये जो हमारा सिंधु नदी की शुरुआत हुई मानसरोवर झील तिब्बत से भारत पहुंच जाते हैं और उसके बाद फिर हम क्या देखते हैं कि दोस्तों यहाँ पर जो है आप देखते हैं कि सिंधु नदी बलूचिस्तान और गिलगित के जो पहाड़ हैं वहां पर पहुंच जाती है। तो पाकिस्तानी क्षेत्र में इसकी एंट्री हो जाती है और उसके बाद आप देखते हैं कि यहाँ पर पहुंचने के बाद जब आप देखते हैं कि जो हमारी सिंधु नदी है जब ये पाकिस्तान में पहुंच जाती है तो इसके साथ ये जो सिंधु नदी है ना, इसके साथ आप देखते हैं कि कुछ और सहायक नदियां भी जुड़ जाती हैं। कौन कौन सी सहायक नदियां जुड़ती हैं, आप देखते हैं कि सतलुज ये भी जुड़ जाती है इसके साथ, इसी के साथ ब्यास, इसी के साथ आप देखते हैं कि रावी, इसी के साथ आप देखते हैं कि चेनाब, है ना। तो ये अलग अलग जो नदियां हैं 5 नदियां सिंधु नदी के साथ जुड़ती हैं। सतलुज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये 5 नदियां जो हैं ये क्या करती हैं, ये सिंधु नदी के साथ आकर जुड़ती हैं और सिंधु नदी को और बड़ा बना देती हैं। क्या कर देती हैं, ये सिंधु नदी को और बड़ा बनाती हैं और पाकिस्तान में मिठानकोट, है ना, मिठानकोट के पास आप देखते हैं कि इसका आप देखते हैं कि सिंधु नदी और इन 5 नदियों का आप देखते हैं कि मिलन होता है। ये पाकिस्तान में आप देखते हैं कि इन 5 नदियों का इस जगह पर आप देखते हैं कि मिलन होता है। उसके बाद आप क्या देखते हैं कि दोस्तों ये जो है नदी आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो शुरू होती है तिब्बत से, पहुंचती है भारत, भारत के बाद आप देखते हैं कि ये पहुंच जाती है पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में, फिर ये आगे बढ़ती है, इसके साथ 5 सहायक नदियां आके जुड़ जाती हैं। फिर आप देखते हैं कि ये आगे बढ़ना शुरू होती है पश्चिम की दिशा में ही आप देखते हैं कि ये बहना शुरू होती है ना। फिर आप देखते हैं कि दोस्तों इस नदी का जो मुहाना था, ये जो नदी होती है ये कराची शहर में पहुंच जाती है ना। कराची में पहुंचने के बाद आप देखते हैं कि जो अरब सागर था, यहाँ अरब सागर है, आप सभी को पता है ना, यहाँ पर जो अरब सागर है उसके अंदर आप देखते हैं कि ये जाकर गिर जाती है। क्या होता है दोस्तों, आप देखते हैं कि अरब सागर में जाकर ये गिरती है और ये कितनी लंबी
यात्रा तय करती है दोस्तों, तो लगभग 2900 किलोमीटर लंबी यात्रा इस नदी के जरिए तय की जाती है। और ये विश्व की बहुत बड़ी नदियों में से एक नदी है। जो हमारी सिंधु नदी है, ये दुनिया की विशालतम नदियों में से, बड़ी नदियों में से एक गिनी जाती है। तो हिमालय की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है उनमें से एक सिंधु नदी कहाँ से शुरू हुई, किन किन इलाकों से शुरू हुई, कौन कौन सी सहायक नदियां थीं, कहाँ पर इनका मिलन हुआ, कहाँ ये जाकर आप देखते हैं कि समुद्र में मिल गई, उसकी कहानी को हमने डिस्कस किया। बात करेंगे अब भारत की एक और बहुत ही मशहूर, भारत की एक और बहुत ही प्रसिद्ध नदी के बारे में दोस्तों, जिसको हम लोग किस नाम से पुकार रहे हैं, जिसको हम लोग मुख्य तौर पर गंगा नदी तंत्र के नाम से पुकारते हैं। तो जो ये हमारी गंगा नदी तंत्र है, इसकी शुरुआत कहां से हो रही है, क्या है गंगा नदी तंत्र, उसको एक एक कर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो गंगा है ना दोस्तों, ये भी आप देखते हैं कि हिमालय से ही शुरू होती है ना। आप क्या देखते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है, इसकी शुरुआत आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है मुख्य तौर पर हिमालय से ही। और आप देखते हैं गंगा की जो मुख्य धारा है वो भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है ना। आप देखते हैं कि जो गंगा नदी है उसकी शुरुआत शुरू होती है जो भागीरथी इलाका है ना, वहां से होती है। उसी के साथ अलकनंदा के उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। तो बेसिकली होता क्या है दोस्तों, हम देखते हैं कि दो नदियां बह रही हैं, दो नदियों की शुरुआत होती है। सबसे पहली नदी है भागीरथी और उसके साथ है अलकनंदा। दो नदियां निकलती हैं, कहां से, हिमालय से। अभी गंगा की बात नहीं हो रही, गंगा गंगा बनने से पहले आप देखते हैं कि दोस्तों ये अलग रूप में होती है ना। आप देखते हैं कि हिमालय से दो नदियां हमें निकलते हुए दिखती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, एक कहलाती है भागीरथी और दूसरी कहलाती है अलकनंदा, है ना। हम देखते हैं कि जो हमारा गंगा है ना, वहां से आप लोग क्या देखते हैं कि दो नदियां निकल रही हैं। हमारा जो हिमालय का क्षेत्र है वहां से दो नदियां हमें निकलती हुई दिखती हैं। कौन कौन सी दोस्तों, आप देखते हैं कि यहाँ से दो नदियां हमें निकलती हुई दिख रही हैं। एक आपको दिखती है क्या दोस्तों, एक दिखती है हमारी भागीरथी, और दूसरी नदी आपको कौन सी दिखती है दोस्तों, दूसरी नदी आपको दिखती है अलकनंदा। तो दो नदियां हमें दिखती हैं, ठीक है। ये दो नदियां आपको दिख रही हैं, ठीक है जी, दो नदियां आपको यहां पर दिख रही हैं। अब इन दोनों नदियों का आप देखते हैं कि दोस्तों मिलन होता है। कहां मिलता है, ये दोनों नदियां जो हैं, इन दोनों नदियों का मिलन हो जाता है। आप देखिए दोनों नदियों का पानी आपस में मिल रहा है ना। कहां पर होता है ये मिलन दोस्तों, ये जो मिलन है आप देखते हैं कि उत्तराखंड के देवप्रयाग में होता है। आप देखते हैं कि उत्तराखंड का जो देवप्रयाग इलाका है ना, ये रहा उत्तराखंड का जो देवप्रयाग इलाका है, यहां पर इसका मिलन होता है। एक नदी अलकनंदा, एक नदी आपको दिख रहा है दोस्तों हमारी भागीरथी, है ना। एक नदी अलकनंदा, भागीरथी, दोनों नदियां आई और इन दोनों नदियों का होता है मिलन। कहां पर होता है दोस्तों, इन दोनों नदियों का मिलन हो जाता है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में जब ये दोनों नदियां मिलती हैं तो तभी से इस नदी को नया नाम दिया जाता है। और इसको नाम क्या दिया जाता है दोस्तों, इसको फिर वहां से गंगा कहा जाता है, ठीक है जी। तो गंगा की जो शुरुआत हो रही है दोस्तों, आप देखते हैं कि देवप्रयाग से होती है, ठीक है। उत्तराखंड के देवप्रयाग से आप देखते हैं कि होती है। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये जो नदी है फिर धीरे धीरे मैदानी भागों की तरफ आना शुरू कर देती है। क्या करती है, ये पहाड़ी क्षेत्र से आपको दिखता है, फिर मैदानी भाग की तरफ कहलाती है। तो देखिए दोस्तों, हमारी भागीरथी हुई, अलकनंदा हुई, उसके बाद देवप्रयाग में इन दोनों का मिलन हुआ। अब ये जो पानी आगे बह रहा है दोस्तों, ये कहलाता है गंगा नदी का पानी, ठीक है। आप देखते हैं जो गंगा नदी है, इसकी जो लंबाई है दोस्तों, आप देखते हैं कि इसकी शुरुआत कहां से हुई। आप देख रहे हैं कि इसकी शुरुआत दो अलग अलग नदियों के तौर पर हुई, भागीरथी अलकनंदा, देवप्रयाग में इसका मिलन हुआ। इसके बाद आप देखते हैं कि ये नदी आगे बहती है, मैदानी इलाकों में आएगी, कानपुर में, इलाहाबाद में, वाराणसी में, और फिर ये आगे बढ़ना शुरू हो जाती है। और आप देखते हैं कि फिर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। टोटल कितनी लंबाई है इसकी, आप देखते हैं कि लगभग 2500 किलोमीटर के आसपास इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है। कहीं कहीं कुछ अलग आंकड़े भी दिए गए हैं जो आपके एनसीईआरटी के संदर्भ में है, वो हम बता रहे हैं, है ना। उसी के साथ साथ आप देखते हैं कि ये जो हमारी गंगा नदी है ना, ये एक बड़ी नदी है और इसके साथ साथ कुछ इसकी सहायक नदियां भी हमें देखने को मिलती हैं, जैसे यमुना हुई, घाघरा हुआ, गंडक हुआ और कोसी हुआ। तो गंगा नदी कहाँ से शुरू हुई, पहाड़ों से शुरू होकर मैदानी इलाकों में पहुंचेगी और इसके साथ कुछ और सहायक नदियां भी इसके साथ आकर जुड़ेंगी। और फिर ये जो हमारी गंगा नदी है बहुत लंबी यात्रा तय कर कर आपको समुद्र में जाती हुई दिखेगी और इसकी कुछ सहायक नदियां भी हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है जी। तो ये गंगा नदी का चित्र है दोस्तों जो आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत किया गया। शुरुआत करते हैं। तो गंगा नदी की जो सबसे फेमस आप देखते हैं कि एक सहायक नदी है जिसे हम लोग यमुना नदी के नाम से पुकारते हैं। भैया जी इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो अगर आपके सामने यहाँ पर चित्र अगर आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर है आपको, जी हाँ, है ना। तो दोस्तों अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हैं कि ये जो नदी आपको दिख रही है,
ये जो नदी आपको दिख रही है, जो पहाड़ों से ही आपको आती हुई दिख रही है, ये है हमारी यमुना नदी। ठीक है, और इसी के साथ साथ आप देखते हैं कि इसी के समानांतर, है ना, इसी के समानांतर एक और नदी बह रही है, ये है गंगा नदी। तो गंगा और यमुना का आप देखते हैं कि मिलन होता है कहाँ पर दोस्तों? इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद शहर में आप देखते हैं कि इन दोनों का मिलन होता है। तो यमुना है वो क्या है दोस्तों? यमुना नदी आप देखते हैं कि ये यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। तो पहाड़ी क्षेत्र आप देखते हैं कि यमुनोत्री नामक इलाके से निकलती है और ये गंगा के दाहिने तरफ बहती रहती है। तो एक तरफ गंगा बह रही है, उसी के दाहिने तरफ आप देखते हैं कि यमुना नदी भी बहती रहती है। और इन दोनों का मिलन कहाँ पर हो जाता है दोस्तों? इन दोनों का मिलन इलाहाबाद में होता है और इसीलिए इलाहाबाद को संगम भी कहा जाता है ना, इसीलिए इलाहाबाद को संगम भी कहा जाता है। तो गंगा नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है यमुना नदी, उसके बारे में हमने देखा। ये दोनों एक दूसरे के समानांतर बह रही हैं, इन दोनों का मिलन इलाहाबाद में हो जाता है और यमुना नदी की शुरुआत यमुनोत्री से होती है। उसी के साथ साथ हमारी ये जो गंगा नदी है ना, इसकी कुछ और सहायक नदियां भी हैं दोस्तों, उसको भी एक एक कर हम लोग आप सभी के समक्ष रखना शुरू करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि गंगा नदी की एक तो जो सहायक नदी है जिसका नाम था यमुना, उसको तो हमने देखा। कुछ और सहायक नदियां भी हैं, घाघरा, गंडक और कोसी, इसको हम लोग देखते हैं। तो जो घाघरा हुआ, गंडक हुआ और कोसी हुआ, ये तीनों नदियां आपको नेपाल के क्षेत्र से, जो नेपाल वाला हिमालय भाग है ना, नेपाल वाला ये जो हिमालय भाग है, वहां से आप देखते हैं कि हमारा घाघरा हुआ, गंडक हुआ और कोसी हुआ, ये नदियां आपको आती हुई दिखती हैं। कहाँ से दोस्तों? नेपाल के पहाड़, जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है वहां से। आप देखते हैं कि इसके कारण, क्योंकि ये नेपाली क्षेत्र से आ रही हैं ऊपर की तरफ, तो ये नदियां जब भारत में एंट्री करती हैं, आप देखते हैं कि जो घाघरा, कोसी, गंडक नदियां हैं, जब ये भारत में एंट्री करती हैं नेपाल के क्षेत्र की तरफ से, आप देखते हैं कि ये क्या करती हैं? बहुत बड़ी मात्रा में अपने साथ पानी लेकर आती हैं और ये पानी आपको दिखता है कि इसको नियंत्रित करना मुश्किल होता है और इसी वजह से, इन नदियों की वजह से बाढ़ भी हमें आते हुए दिखता है, जिससे जान और माल की भी हानि होने को मिलती है। लेकिन ये नदी क्या है दोस्तों? घाघरा, गंडक और कोसी जो ये नदियां हैं, ये बहुत उपयोगी हैं, क्योंकि ये नदियां आप देखते हैं कि बहुत बड़े तौर पर आप देखते हैं कि फसल को निर्मित करती हैं। तो ये देखिए, ये कोसी नदी हमें दिख रही है दोस्तों, है ना, ध्यान से देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन आप सभी के सामने नहीं रहे। ये क्या है दोस्तों? ये है हमारी घाघरा नदी, नेपाल से आ रही है, ये हमारी गंडक नदी और ये है हमारी कोसी नदी, और ये तीनों नदियां आप देखते हैं कि गंगा के साथ मिलन करती हैं। और इसी के समानांतर आप देखते हैं कि ये हमारी यमुना बह ही रही है, जो आपको दिखता है कि इलाहाबाद में मिल चुकी है ना। तो आप देखते हैं कि कुछ और गंगा की सहायक नदियां भी हैं, कुछ और भी गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना नदी हुई, घाघरा हुआ, गंडक हुआ, कोसी हुआ। घाघरा, गंडक, कोसी तो आपको दिखता है कि नेपाली इलाकों से, नेपाल का जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां से आता हुआ दिख रहा है। अब इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ हमारे जो आपको क्या दिखता है दोस्तों, जो कुछ हमारा मैदानी भाग है ना, भारत में जो हमारा कुछ मैदानी भाग है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि का मतलब क्या हुआ कि जो मैदानी भाग है, मैदानी भाग की भी कुछ नदियां, जैसे चंबल नदी, केन नदी, सिंध नदी और बेतुआ नदी। ठीक है, सिंधु नहीं है, ये सिंध नदी है, तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा, है ना। कौन कौन सी नदियां हैं दोस्तों? आप देखते हैं कि सोन नदी हुई, केन नदी हुई, सिंध नदी हुई, है ना, चंबल नदी हुई। तो ये सभी जो हमारी नदियां हैं, ये भी क्या करती हैं? ये भी गंगा में मिलती हैं, गंगा को मजबूती प्रदान करती हैं। ठीक है, और ये कौन सी हैं दोस्तों? ये मैदानी नदियां हैं, ये मैदानी नदियां हैं, गंगा की ये मैदानी सहायक नदियां हैं। आपको दिखता है कि ये जो नदियां हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं कि चंबल, केन, सिंध, बेतुआ, ये जो है दोस्तों, ये गंगा को मजबूती प्रदान करती हैं। और आपको दिखता है कि ये ना गंगा में मिलने से पहले यमुना में मिलती हैं। पहले ये क्या करती हैं? ये जो है चंबल, केन, सिंधु, बेतुआ, ये मुख्य तौर पर जो हमारी यमुना नदी है उससे मिलती हैं, फिर यमुना गंगा में मिल जाती है ना, ये आप देख रहे हैं। तो चंबल, केन, सिंध, बेतुआ, ये जो नदियां हैं ये गंगा में मिल जाती हैं। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा ताकि कोई कंफ्यूजन आप सभी के समक्ष यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रहे। हमारी सिंध नदी हुई, हमारी केन नदी हुई, सोन नदी हुई, है ना। आप देखते हैं कि ये हमारी यमुना नदी में मिलती हैं और फिर यमुना नदी आपको दिखता है कि गंगा में मिलती है ना। इस तरीके से देखते हैं। तो बड़े लेवल पर आप देखते हैं कि ये कहानी, और सोन नदी आपको क्या दिखता है दोस्तों? मुख्य तौर पर गंगा में जाकर मिलती है। और बड़े लेवल पर आप देखते हैं कि ये जो नदियां हैं ये छोटी छोटी होती हैं। ये जो नदियां हैं जो आपको मैदानी भाग में बहती हुई दिख रही हैं, है ना, ये क्या है दोस्तों? ये छोटे छोटे आकार की नदियां हैं, इनमें पानी कम होता है, लेकिन ये क्या करती हैं? ये गंगा को, या फिर आपको दिखता है कि यमुना को बड़ा करने में बहुत बड़ा अपना योगदान देती हैं। ठीक, तो गंगा की जो सहायक नदियां थी वो कौन कौन सी थी वो हमने देखी, उसकी क्या क्या कहानी थी वो हमने देखी। अब यहाँ से हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि गंगा का जो पूरा का पूरा प्रवाह है,
कि वो कहाँ से होती हुई बहती है, कहाँ कहाँ तक पहुँचती है, इसको हम लोग समझने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। हम देखते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है ये बाएं तथा दाहिने किनारे पर सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण है ना। आप देखते हैं कि गंगा नदी में बड़े लेवल पर हमें पानी की उपस्थिति दिखती है, तो पानी से सराबोर ये नदी हमें दिखती है और ये नदी आप देखते हैं कि पूर्व दिशा में बहना शुरू करती है ना। अगर आप मानचित्र को देखें तो ये कहलाता है उत्तर दिशा, ठीक है। अगर आप मानचित्र को देखें तो दोस्त हम सभी को पता है कि ये कहलाता है हमारा उत्तर दिशा, इधर कहलाती है हमारी पश्चिम दिशा, ठीक है। इधर कहलाती है हमारी क्या दोस्तों, इधर कहलाती है हमारी पूर्व दिशा, है ना। ये कहलाती है हमारी पूर्व दिशा और नीचे कहलाती है हमारी दक्षिण दिशा। तो हम देखते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है ये क्या कर रही है दोस्तों, ये पूर्व दिशा की ओर बहना शुरू करती है ना। आप देखते हैं कि ये पूर्व दिशा की ओर बहना शुरू करती है और पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल की तरफ ये पहुंचती है और उसके बाद फिर आप देखते हैं कि गंगा का डेल्टा बनाती है। गंगा नदी बह रही है, फिर पश्चिम बंगाल में आप देखते हैं कि फरक्का नामक इलाके तक ये बहती है और उसके बाद फिर ये आप देखते हैं कि ये जो हमारा बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर जाकर ये समुद्र में मिल जाती है। आप देखते हैं कि ये जो नदी है ये दो भागों में बढ़ जाती है। कहाँ पर जाकर, ये जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है ना, आप देखते हैं कि वहाँ जाकर ये दो भागों में बढ़ जाती है। एक को कहा जाता है भागीरथी हुगली, है ना, और एक को कहा जाता है भागीरथी हुगली। दोस्तों मुख्य तौर पर आप देखते हैं कि इसको एक को कहा जाता है भागीरथी हुगली और दूसरा जो इसका भाग होता है, जो हमारी गंगा बह रही है, ध्यान से देखिएगा, कोई कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा कि ये शुरू हुई, उसके बाद आप देखते हैं कि गंगा और हमारी यमुना का मिलन हो गया इलाहाबाद में, फिर ये आगे बढ़ती चली जाती है। पश्चिम बंगाल में आने के बाद आप देखते हैं कि ये तीन डेल्टा बना लेती है। इसका जो एक भाग होता है आप देखते हैं कि वो बंगाल की खाड़ी में जा रहा है ना। उसी के साथ उसी को हमने भागीरथी हुगली के नाम से पुकारा। उसी के बाद आप देखते हैं कि ये जो नदी है गंगा नदी, इसका एक भाग हम लोग आप देखते हैं कि बांग्लादेश में जाते हुए भी देखते हैं। क्या कहते हैं, बांग्लादेश में जाते हुए देखते हैं और बांग्लादेश में आप देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना उसके साथ भी ये मिल जाती है ना। तो कुछ इस तरीके से गंगा क्या करती है दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी के साथ भी अपना मिलन करती है और अंतिम चरण में आप देखते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों मिलते हैं, है ना। ध्यान से सुनिएगा, कोई कंफ्यूजन आप सभी को अपने समक्ष बिल्कुल भी नहीं रखना है, बहुत सिंपल तरीके से आपको समझना है। आप देखते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र से शुरू हुई गंगा इलाहाबाद में यमुना के साथ मिल जाती है। इन दोनों के मिलने के साथ ही आप देखते हैं कि दोनों नदियां काफ़ी बड़ी हो जाती हैं। इसके साथ इसकी और सहायक नदियां भी मिलती रहती हैं जो मैदानी क्षेत्रों से आती हैं। ऊपर से आप देखते हैं कि घाघरा, गंडक, कोसी जो नेपाल की नदियां हैं वो भी गंगा को मजबूती देती हैं। फिर पश्चिम बंगाल में जाने के बाद इसका एक भाग तो आपको दिखता है कि बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। इसका एक हिस्सा आप देखते हैं कि क्या कर जाता है दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ बढ़ जाता है और बांग्लादेश में जाने के बाद आप देखते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र हमारी नदी है ना उसके साथ ये मिल जाती है। तो जब ब्रह्मपुत्र नदी, आप देखते हैं कि जब हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी मिल जाती हैं और उसके बाद फिर ये जब समुद्र में गिर रही होती हैं, जब हमारी ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी एक दूसरे में मिल जाती हैं और उसके बाद जब ये समुद्र में गिर रही होती हैं तो इनको एक नया नाम पुकारा जाता है दोस्तों। तब इनको क्या कहा जाता है, इनको मेघना नाम से पुकारा जाता है। ठीक है जी, है ना। अलग अलग इलाकों में नदियों के अलग अलग नाम पड़ जाते हैं, बस ये बात यहाँ बताई गई। और उसके बाद आप देखते हैं कि ये सुंदरवन डेल्टा बनाती है। जो पश्चिम बंगाल का सुंदरवन डेल्टा है ना, कि पानी उसमें मिल रहा है, नदी में हमारा जो नदी का पानी वो समुद्र में मिल रहा है, पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में हमें देखने को मिलता है। कुछ इस तरीके से आप देखते हैं कि जो हमारी गंगा नदी है उसकी पूरी की पूरी प्रवाह या फिर उसका स्वरूप हमें देखने को मिलता है। हमने सिंधु नदी के बारे में डिस्कशन किया, हमने गंगा नदी की पूरी कहानी को आप सभी के सामने रखा। बढ़ेंगे आगे दोस्तों और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे हमारी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में कि ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो हमें हिमालय की एक और महत्वपूर्ण नदी दिखती है उसकी कहानी को यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप देखते हैं जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये आप क्या देखते हैं कि ये भी तिब्बत मानसरोवर झील के पास से ही आपको क्या दिखता है दोस्तों, निकलते हुई दिखती है। तो अगर आप देखें, है ना, यहाँ से सिंधु नदी निकली है, वो चली जाती है पाकिस्तान की तरफ और यहीं से आप देखते हैं कि ये जो है ये क्या है, मानसरोवर झील का एक और रूप है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर ये भारत में एंट्री करती है। यहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र का मिलन होता है जैसे मेघना कहा जाता है और फिर ये आपको गिरते हुए दिखती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी शुरुआत मानसरोवर झील में होती है ना, और उसके बाद आप देखते हैं कि ये सिंधु नदी की शुरुआत आसपास में ही होती है। देखिए ये सिंधु नदी है,
तो इसी के पास आप देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी की पैदाइश या फिर इसका जन्म होता है। इसकी जो लंबाई है आप देखते हैं कि सिंधु नदी से कुछ अधिक है। हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी लंबाई अधिक है और इसका जो अधिकतर भाग है, ब्रह्मपुत्र नदी का जो अधिकतर भाग है ना, वो भारत के बाहर है। आप देखते हैं नेपाल में है, कुछ तिब्बत में है, कुछ भूटान में है, तो बहुत कम भाग आप देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का हमारे प्यारे भारत देश के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि दोस्तों नामचा बारखा शिखर है ना, नामचा बारखा शिखर जो है वहां पर आप लोग क्या देखते हैं कि दोस्तों ये क्या करती है, ये ब्रह्मपुत्र नदी शुरू हुई तिब्बत मानसरोवर झील से बहना शुरू हुई, नेपाल से होते हुए भूटान पहुंच गई और यहां से आप देखते हैं कि यहां पर हमें दिखता है नामचा बारखा शिखर, एक पहाड़ हमें दिखता है जिसकी लंबाई लगभग 7.75 मीटर है। उसके साथ ही आप देखते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में, और यहीं से अरुणाचल प्रदेश के पास ही आप क्या देखते हैं कि दोस्तों इसकी एंट्री भारत में हो जाती है और इसकी एंट्री भारत में होने के साथ ही ये खूबसूरत से गार्जों को बनाती है, पहाड़ों को काटते हुए पानी यहाँ पर बहता हुआ दिखता है और यहीं पर हम लोग देखते हैं कि ये ब्रह्मपुत्र नदी है। आप देखते हैं कि भारत में ही इसके साथ दिहांग नाम की जो नदी है वो भी जुड़ जाती है। उसी के साथ आप देखते हैं कि लोहित नाम की जो नदी है वो भी आपको दिखता है कि भारत में इसके साथ यहाँ पर जुड़ जाती है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको तिब्बत मानसरोवर से बहती हुई दिखी, बहती हुई आगे बढ़ी, भूटान से होते हुए आप देखते हैं कि नामचा बारखा जो हमारा शिखर था, उसके बाद ये शिखर पहाड़ था तो ये नदी को मोड़ देता है भारत की तरफ, ये भारत में एंट्री करती है, गार्जों को बनाती है। इसके साथ हम देखते हैं कि लोहित नदी भी जुड़ जाती है और उसी के साथ हम देखते हैं कि दिहांग नदी जो छोटी सी सहायक नदी थी वो भी ब्रह्मपुत्र के साथ मिल जाती है और फिर ये भारत में एक बड़ी समुद्री नदी, भारत के अंदर आपको दिखता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का एक बड़ा रूप बनता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से शुरू हुई, बहती है, फिर उसके बाद नामचा बारखा पहाड़ से ये भारत में एंट्री करती है, इसके साथ लोहित और दिहांग नदी भी जुड़ जाती हैं जो सहायक नदियां हैं, फिर ब्रह्मपुत्र नदी आगे बहती है और उसके बाद आगे बहते हुए ये आपको दिखती है कि ये बांग्लादेश में इसका गंगा के साथ हो जाता है मिलन, जहां इसे मेघना कहा जाता है ना, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। उसके बाद हम देखते हैं कि दिहांग और जो लोहित नदियां हैं वो उसके साथ मिलती हैं और उसके बाद आप देखते हैं कि इसका कुछ भाग हमें असम राज्य के आसपास, असम के राज्य के आसपास ये जो है दोस्तों वहां पर भी हमें हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है वो देखने को मिलता है और उसके बाद आप देखते हैं कि ये गंगा के साथ मिलकर आपको दिखता है कि इस नदी को हम बंगाल की खाड़ी में गिरते हुए देखते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी भारत की कुछ नदियां हैं जिनके बारे में हमने बहुत ही सरलतम तरीके से आप सभी के साथ डिस्कशन किया। बढ़ेंगे आगे दोस्तों और यहाँ पर हम लोग आप सभी के साथ अपनी आज की क्लास के जो कुछ क्विज के क्वेश्चंस हैं उसको एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो हो जाइए तैयार, तड़कते भड़कते जोशीले से सवाल होंगे आपके सामने और आपको उनके आंसर्स देने होंगे, अच्छे तरीके से इनको समझने की कोशिश करते हैं। सवाल है, पूछा जा रहा है कि हिमालय की नदियों से संबंधित इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है आपको। ऑप्शन है कि हिमालय की नदियों में 12 महीने पानी होता है, हिमालय की नदियों में सिर्फ बारिश के समय पानी होता है, हिमालय की नदियों से उत्तर भारत का वृहद मैदान बना है, हिमालय की नदियां मैदानी भागों में गोखुर का निर्माण करती हैं। आप सभी को पता है कि हिमालय की नदियों 12 मासी हैं, यानी कि साल के 12 महीने पानी है। उसी के साथ हिमालय की नदियों की वजह से ही उत्तर भारत का मैदानी इलाका बना है कि नदियां आई, मैदानी भाग में कीचड़ को लाई और उसी से मैदानी भाग बना है, बिल्कुल सही है। उसी के साथ हिमालय की जो ये नदियां हैं जब ये मैदानी भाग में आती हैं तो आप देखते हैं निचले इलाकों में आने के साथ नदी का पानी अलग होकर एक गोखुर झील का निर्माण करता है, ये बात भी है। तो हम देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है कि हिमालय की नदी में सिर्फ बारिश के समय पानी होता है। नहीं भाई, पूरे मौसम में साल के 12 महीने पानी होता है। अगला है कि जब छोटी छोटी नदियां बड़ी नदियों में आकर मिलती हैं तो उसे क्या कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि जब छोटी छोटी नदियां होंगी वो आपको दिखता है दोस्तों कि बड़ी नदियों में आकर मिलती हैं तो उसे अपन लोग किस नाम से पुकारते हैं, उसे अपवाह द्रोणी के नाम से कहा जाता है ना, उसे अपवाह द्रोणी की एक बड़ी नदी बह रही है, इस बड़ी नदी के साथ आप देखते हैं कि जब छोटी छोटी नदियां आकर बहती हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपवाह द्रोणी, है ना, बहाव का एक बड़ा रूप कहते हैं। अगला सवाल है कि प्रायद्वीपीय नदियों के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय की नदियों की तुलना में लंबी होती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां गहरे गार्जों का निर्माण करती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां प्राय विसर्प और गोखुर झील का निर्माण करती हैं, प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं और ये जब बारिश नहीं होती तो आप देखते हैं कि ये सूख भी जाती हैं। जो सच्चा कथन था वो ढूंढना है। आप सभी को पता है कि प्रायद्वीपीय नदियां हिमालय नदियों की तुलना में लंबी होती हैं, नहीं भाई ये तो छोटी हैं। उसी के साथ प्रायद्वीपीय नदियां गार्जों का निर्माण करती हैं, ये भी नहीं करती, ये तो पहाड़ों को काट ही नहीं पाएंगी, बहुत पावरफुल थोड़ी हैं। प्रायद्वीपीय नदियों में ना विसर्प बनाया जाता है ना गोखुर झील होती हैं।
प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी नदियां हैं, बारिश होगी तो पानी होता है और अगर नहीं होती हैं तो ये नदियां सूख जाती हैं। अगला सवाल है कि सिंधु नदी का उद्गम कहां से हमें होता हुआ दिखता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शंस हैं, हिंदुकुश पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, काराकोरम पर्वतमाला या फिर कैलाश पर्वतमाला। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो थी हमारी आज की क्लास, और इस क्लास के संदर्भ में हमने सभी बिंदुओं को आप सभी के सामने रखा और अपनी आज की क्लास के जो क्विज के क्वेश्चंस थे उनको भी किया। आज की क्लास में अपन लोगों ने पढ़ा क्या है, हमने अपवाह क्या होता है वो देखा, अपवाह तंत्र से क्या तात्पर्य है ये देखा, हिमालय की नदियों की विशेषताएं, प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषताएं, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों की से हमारी मुलाकात होगी अपने नए लेक्चर में, और उसमें हम लोग अपवाह का लेक्चर नंबर 2 करेंगे डिस्कस, और उसके अंतर्गत हम लोग आप सभी के साथ क्या करेंगे, उसमें हम लोग मुख्य तौर पर आप सभी के साथ जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है ना, उसमें प्रायद्वीपीय नदियों की पूरी कहानी को डिस्कस करेंगे। भारत की जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जिन्हें हम लोग सिंधु, जिन्हें हम लोग मुख्य तौर पर किन नाम से पुकारते हैं, ताप्ती, नर्मदा, है ना, महानदी, इनकी विशेषताओं को जानेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोगों से मुलाकात होगी अपनी नेक्स्ट क्लास में, और ये क्लास आपको आई होगी पसंद। मैं आप लोगों से लेता हूं विदा। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 में करेंगे आप सभी से मुलाकात। आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।